स्वस्थ जीवन कार्यक्रम के सभी दर्शकों को संजीव दोसांझ का नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में दिल की बातें करेंगे। वो दिल धड़कता है तो ये संदेशा देता है कि हम जिंदा हैं। दिल की हर धड़कन हमें याद दिलाती है कि हम जिंदा हैं और कुछ करने के लिए आतुर हैं, कुछ पाने के लिए आतुर हैं। यही जिंदगी है। और यही सब सवाल लेकर आज हम दिल के बारे में, यानी अपने हार्ट के बारे में, कि कितना हेल्दी है हमारा हार्ट, कैसा काम कर रहा है हमारा हार्ट, यही हम जानेंगे अपने विशेष मेहमान से जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं। और हमारे आज मेहमान हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज हम इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि एक स्वस्थ दिल, एक तंदुरुस्त दिल, एक हेल्दी हार्ट किसे कहते हैं? बेसिकली एक स्वस्थ दिल ऐसा है जो कि अपने नॉर्मल कार्डिक आउटपुट ब्लड अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स को देता रहे और बिना किसी लोड के, बिना किसी प्रेशर के उस पे अपना बीटिंग करके जो कार्डिक आउटपुट है उसको सारा मेंटेन रखे। अगर बाई चांस हार्ट पे कोई भी लोड पड़ता है या उसकी ब्लड सप्लाई में कुछ फ़र्क पड़ता है या कोई इमोशनल कारण के कारण, तो हार्ट के वीक होने के चांस हो जाते हैं। तो ये सारा है कि एक हेल्दी हार्ट है जो नॉर्मल साइज से, नॉर्मल फंक्शन से, नॉर्मल प्रेशर के साथ सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई देता रहे। बेसिकली ये हमारा हार्ट एक इंजन की तरह है। एक बॉडी, सारी इंजन इसमें चलता है, मोटर है। तो मोटर का ये सारा काम है कि इसके कंट्रैक्शन करके ब्लड को आगे फॉरवर्ड थ्रो करके सारे ऑर्गन्स में, ब्रेन्स, आईज, लंग्स, किडनी, मसल्स, बोन्स, सबको ब्लड सप्लाई देता है। और फिर उसके बाद में जो ब्लड सप्लाई दी हुई है उसको बैक वेन आर्टरी लाती हैं दोबारा बैक में, हार्ट में। और हार्ट के राइट साइड में जब ब्लड आता है तो वो एक किस्म का वीनस ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन निकल चुकी होती है, तो उसको फिर लंग्स में करके पंप करके जो राइट साइड हार्ट है वो लंग्स में लेके जाता है और उसकी फिर ऑक्सीजनेशन करता है और फिर वो दोबारा ब्लड लेफ्ट की तरफ आके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करके, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, चाहे ऑक्सीजनेशन में आए, चाहे लंग्स में आए, या हार्ट के मसल्स वीक हो जाएं, या फिर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाए, या उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए, तो एक हार्ट फेलियर और ब्लड सप्लाई ना मिले तो हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये दिल कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो और अब हार्ट अपना काम करता रहे तो वो एक हेल्दी एंड तंदुरुस्त हार्ट है। डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि आउटपुट या आउटफ्लो सही हो। इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि कितनी आउटफ्लो होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और एक आम इंसान को कैसे पता चले कि वो आउटफ्लो ब्लड की ठीक है? बेसिकली जैसे कार्डिक आउटपुट है कि एक बीट में जब हार्ट अपना स्ट्रोक देता है, ब्लड को पंप करता है, तो वो उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और जैसे एक मिनट में कार्डिक आउटपुट है ये 4 to 5 लीटर्स होती है, तो ये अराउंड 60 to 80 बीट्स के बीच में मेंटेन कर ले। अगर हार्ट रेट ज़्यादा पे उसको करना पड़ती है तब हम कहते हैं कि दिल ज़्यादा धड़क रहा है। अगर कोई मसल डैमेज हो जाते हैं तब भी फिर उसमें कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। तो उसके साथ हार्ट का फंक्शन, जैसे कि हम कहते हैं कि हार्ट आपका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो नॉर्मल फिलिंग के साथ अगर 60 to 70% है तो वो नॉर्मल है। अगर वो कम हो जाए तो उसको हम एक कहते हैं कि हार्ट वीक हो गया, थोड़ा वीक हो गया, मॉडरेट वीक हो गया, जब बहुत ज़्यादा वीक हो गया। तो ये वीक हार्ट से जो कार्डिक आउटपुट फिर मेंटेन करता है हार्ट, पर वो उसके लिए एक उसको ज़्यादा धड़कना पड़ता है और ज़्यादा धड़कने से उसकी एक एफिशिएंसी और दूसरी मैटर करते हैं। तो फिर इस तरीके से अगर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट अच्छे मेंटेन रहें और कार्डिक आउटपुट अच्छी रहे और ब्लड प्रेशर अच्छा रहे, जो पेरिफेरल सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस है, तो एक हार्ट नॉर्मल तरीके से धड़कता रहता है और अच्छी ब्लड सप्लाई
बॉडी को रेस्ट में भी और ड्यूरिंग एक्सर्शन भी देने में कायम रहता है। तो डॉक्टर साहब, एक आम इंसान को किस तरह पता चलता है कि उसका ठीक हार्ट रेट है, उसका ठीक 1 मिनट में, जैसे आपने कहा 60 के करीब उसका हार्ट रेट है, तो एक आम इंसान को नॉर्मली जब तक चेक नहीं करेगा कैसे पता चलेगा? बेसिकली ऐसे है कि एक तो चेक तो वैसे करवा लेना चाहिए, जैसे कि है कि कार्डिक अपना एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए, बट अदरवाइज जैसे कोई अगर काम कर रहा है, दौड़ रहा है, अगर उतनी एक्टिविटी में उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाए या उसकी धड़कन बढ़ना शुरू हो जाए, तो एक ये होता है कि समथिंग हैज़ हैपेंड। तो बेसिकली वो एक पॉइंट होता है कि हर बंदे को पता लग जाता है कि पहले वो इतना चल रहा था, इतना दौड़ रहा था, अब उसमें ब्रेक लगाना पड़ती है, उसमें लगता है कि धड़कन ज़्यादा हो गई या वो वीकनेस हो गई या कुछ स्वेटिंग ज़्यादा शुरू हो गई। तो वो एक पॉइंट होता है कि आपकी जो इंक्रीज्ड एक्टिविटी में सांस चढ़ना या कोई सिम्टम, फटीग, वीकनेस, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, तो उसमें एक पता लग जाता है कि अब थोड़ा एक किस्म का एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो एक वो पता पूरा लग जाता है। तो डॉक्टर साहब, जब किसी को ऐसे लक्षण लगें कि वो भाग रहा है या चल रहा है, तो उसको सांस चढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, उसको कुछ कमज़ोरी लग रही है, तो उसको उस समय क्या करना चाहिए? बेसिकली कभी भी ओवर एग्जर्शन नहीं करनी चाहिए। पहला तो ये है, जब भी सिम्टम आए तो उस सिम्टम को डिफरेंट एज ग्रुप पे, चाहे वो अपने दौड़ लगाने वाले हैं, चाहे वो सैर करने वाले हैं, चाहे वो एल्डरली हैं, अगर उनको सिम्टम आए तो सिम्टम को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके आगे ओवर एग्जर्शन कभी भी नहीं करनी चाहिए हार्ट को बचाने के लिए, और उससे कम एक्सरसाइज, कम चलना चाहिए, कम एक्सरसाइज करनी चाहिए, 70 to 80%। और इमीडिएटली अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो सारे अपने कार्डिक एवेल्यूएशन करवा लेनी चाहिए डॉक्टर से, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ईसीजी, आपके कुछ इकोकार्डियोग्राफी, वो सारे टेस्ट हो जाते हैं, प्लस ब्लड के टेस्ट भी। और ये डेफिनेटली कोविड के बाद ये बहुत ही एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी को सिम्टम आ रहे हैं और उस सिम्टम में ऐसे हो रहा है तो कभी भी ओवर एग्जर्शन ना करें, क्योंकि आजकल पेंडेमिक निकली है, उसमें फर्स्ट और सेकंड वेव में कोई सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक कोविड हुए हैं, उससे ब्लड में प्लस सम चेंजेस पॉसिबल होती हैं। और आजकल देखा गया है कि कई बारी एग्जर्शन करते और चलते हुए सडन कार्डिक डेथ हो रही हैं। तो वो सडन कार्डिक डेथ को रोकने के लिए बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पूरी प्रिकॉशंस लें, अपने ब्लड के टेस्ट ठीक रखें, अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखें, अपनी एक्टिविटी ठीक रखें, कभी भी ओवर एग्जर्शन ना करें, एडिक्वेट हाइड्रेशन लें और सारे रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करें। और जो भी सारे हैं वो अपना एक कार्डिक एवेल्यूएशन जरूर करा लें, क्योंकि इस स्टेज में डॉक्टर अगर उनके साथ में हाई रिस्क हैं या लिपिड्स ज़्यादा हैं या फैमिली हिस्ट्री है तो डॉक्टर उनको लो डोज एस्प्रिन और स्टैटिन दे देते हैं। तो बेसिकली कोई भी सडन कार्डिक डेथ इंडिया नेशन में या ग्लोबली नहीं होनी चाहिए, जो कि आजकल थोड़ी सी रिपोर्ट में आ रहा है कि सडन कार्डिक डेथ इमीडिएटली चलते चलते हो रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने बार बार जिक्र किया ब्लड प्रेशर का, तो ब्लड प्रेशर का और हार्ट का दोनों का क्या रिलेशन है? बेसिकली जब नॉर्मल प्रेशर होता है तो हार्ट बड़ा स्मूथली कंट्रैक्ट करता रहता है, उसको ओवरवर्क नहीं करना पड़ता। बट जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर का एक सीधा फार्मूला है कि जब बॉडी के सारे वेसल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो ये पेरिफेरल सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो बढ़ने से हार्ट पे लोड पड़ जाता है, और लोड पड़ने से उसके मसल्स को ज़्यादा स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करके उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी होने से जो उसकी फीलिंग है वो भी अल्टर हो जाती है, जिसको कि हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन बोलते हैं। और इवन आपका हार्ट देखने में इको में सिस्टोलिक फंक्शन ठीक हो पर उसकी फीलिंग ठीक नहीं हो रही तो तब भी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि जब पहले इसका नहीं पता था तो ऐसे पेशेंटों को ब्रोंकियल अस्थमा 1990 से पहले वो ब्रोंकियल अस्थमा चलता रहता था कि ऐसे अस्थमा है। बट जब
ये इकोकार्डियोग्राफी और कार्डियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई तो ये एक डायस्टोलिक डिस्फंक्शन आया। तो वो अब डायस्टोलिक डिस्फंक्शन उसी वक्त ट्रीट कर लेना चाहिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, ताकि हार्ट आगे हाइपरट्रॉफी ना करे। हाइपरट्रॉफी करते करते एक स्टेज तक तो हार्ट हाइपरट्रॉफी कर लेता है, फिर बाद में फेलियर की तरफ चला जाता है, जो मसल फटीग हो जाते हैं, तो फिर हार्ट फेलियर हो जाता है, जिसको हम हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ या हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। प्लस इसी के साथ जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो है वो भी अल्टर हो जाता है, उसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस जो ब्लॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, और ब्लॉकिंग टेंडेंसी बढ़ने से और भी साथ में जो रिस्क फैक्टर हैं कंबाइंड टुगेदर एक हार्ट अटैक करते हैं, जो कि ब्लड सप्लाई, हार्ट को भी ब्लड चाहिए। ये भी एक छोटी छोटी आर्टरियाँ होती हैं, जैसे लेफ्ट मेन है, एलएडी है, सर्कमफ्लेक्स है, राइट कॉर्नी आर्टरी है, फिर आगे इनकी बहुत ब्रांचेज होती हैं और कुछ ब्रांचेज मसल्स के बीच में जाती हैं, तो ये भी ब्लड लेता है। अगर इसको ब्लड मिलना बंद हो जाए, जो कि सारी बॉडी को ब्लड दे रहा है, तो ये एकदम वीक हो जाता है। तो इसकी सप्लाई को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी सप्लाई मेंटेन नहीं करेंगे तो ये सारी बॉडी को ब्लड देने के लिए सक्षम नहीं रहेगा, और उससे ऑर्गन डिसफंक्शन प्लस मल्टीपल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया ब्लॉकिंग टेंडेंसी। ये ब्लॉकिंग टेंडेंसी किस तरह आती है हमारी आर्टरीज में या वेन्स में, ताकि वो उसमें खून कम जाने लगता है? बेसिकली क्या है कि ये ब्लॉकिंग टेंडेंसी है, जैसे कि जो आर्टरीज हैं इनमें शेयर स्ट्रेस ब्लड की जाती है। जब नॉर्मल प्रेशर से ब्लड चलता रहता है तो कोई वो नहीं, इंजरी नहीं होती। इनकी बड़ी लाइनिंग बड़ी डेलिकेट होती है, जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, और साथ में ब्लड की कंपोजिशन है, जैसे उसमें लिपिड्स हैं और कोई अपने शुगर है, अगर उसमें शुगर ज़्यादा हो गई, लिपिड ज़्यादा हो गए, प्लस कुछ जैसे एपोए है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो ये एक प्लाक बनने की, डैमेज करके प्लाक बना देते हैं वहाँ पे एंडोथीलियम रप्चर करके, और वहाँ प्लाक बन के उसमें मैक्रोफेजेस, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे करके एक ब्लॉकेज आ जाता है। वो ब्लॉकेज अगर वो रप्चर कर जाए एकदम तो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर वो ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ता रहे 90% हो जाए तो रेस्ट में पेन हो जाती है। अगर 70% तक ब्लॉक होता है तो चलने से दर्द होगी, रेस्ट में कुछ नहीं होगा। अगर 90% ब्लॉक हो जाए तो बैठे बैठे जब थोड़ा सा चलने से दर्द हो जाएगी। अगर 100% ब्लॉक हो गया एक्यूट थ्रोम्बस के साथ तो एकदम हार्ट अटैक होता है। तो वो हार्ट अटैक होने के साथ एकदम मसल आगे डैमेज हो जाते हैं। तो ये एक ब्लॉकेज ना हो, और बाई चांस किसी को सिम्टम हो रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लें, और डॉक्टर की सलाह लेके डॉक्टर इमीडिएटली उनके सारे टेस्ट वगैरह करके, अगर किसको क्या ज़रूरत है, किसी को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, किसी को कुछ ज़रूरत है, किसी को अब ट्रेडमिल टेस्ट करके पता करा लेते हैं, किसी का इको या डबूटामिन इको, कुछ केसेस में थैलियम की ज़रूरत, तो कुछ में एंजियो कर लेते हैं, कुछ में सीटी। अपने आप कभी भी सीटी नहीं कराना चाहिए। मैंने कई बार देखा कि पेशेंट को पेन हो रही है, वो किसी ऐसे ही करके वो सीटी करा लेते हैं, तो उस वक्त कोगुलेशन पैरामीटर डिस्टर्ब होते हैं, और जो डाई यूज़ होती है उससे और बढ़ जाता है, तो वो अटैक में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनको पेन शुरू हो जाती है। तो कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना, और डॉक्टर्स को भी ये सीटी स्कैन जो कार्डियोलॉजिस्ट को एडवाइस करना चाहिए उनको, क्योंकि उनको पता होता है किस स्टेज में करना है। ट्रेडमिल है, ये अननेसेसरी ऐसे नहीं करने चाहिए, ताकि एक जुडिशियस एंड स्पेसिफिक यूज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तब सारा के सारा फ़ायदा होता है। अदरवाइज बाई चांस कोई टेस्ट कराने जाए और उसका कोई नुकसान हो जाए, वो उल्टा पड़ जाता है। वैसे ना होता उसको अटैक, बट उसने कराया, फिर आगे डॉक्टर को नहीं दिखाया और रात को पेन हो गई, और पेन होने से कि अटैक हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कि जो भी है एक स्पेसिफिक, और डॉक्टर्स भी इसको बड़े गौर से प्लस सारा देख के करते हैं। ईसीजी है, पेन है, जैसे कई बारी ऐसे कर दो, किसी को ट्रेडमिल एडवाइस कर दो, पेशेंट के अगर नी जॉइंट नहीं चल रहे तो वो कैसे ट्रेडमिल करेगा। दूसरी चीज़ें, बॉडी में अगर उसकी क्या कंपोजिशन है, किस टाइम पे करना है, अगर उसका HB 8-9 है, उसका आप ट्रेडमिल करवा दोगे वो गलत आएगा, उसको तो अंदर जो ऑक्सीजन और वो लेके जानी है ही नहीं है। ये सारी चीज़ें कि कोई भी टेस्ट
करना, उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन शुड बी नॉर्मल, तब उसको आगे टेस्ट के लिए लेके जाओ। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमने बहुत पहले से हम इस पे काम कर रहे थे। और हीमोग्लोबिन कई बोल देते थे कि 10 है, कई 11 है। बेसिकली ये नॉर्मल, मैंने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कई जगह बोला, प्लस हार्ट का हमारा इतना एक्सपीरियंस है, अगर हीमोग्लोबिन को बढ़ाओ तो हार्ट का फंक्शन बड़ा अच्छा हो जाता है। वो 10-11 किताबों में कि कईयों में लिखा हुआ था, कोई एवरेज, वो एवरेज था। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन 15 से 17 और 14 to 16 इन फीमेल होता है, बच्चों में ये और ज़्यादा होता है। तो ये एक बड़ी एक इनोसेंट एक चल रही थी, आई कैन से एज ए मिस्टेक कि जी हीमोग्लोबिन 10-11, अब हर जगह पे हीमोग्लोबिन बढ़ा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पोषण, ये सारे ऐसे बच्चों में सब में हीमोग्लोबिन बढ़े, चाहे वो मेडिसिन से, चाहे वो फूड से, डिपेंडिंग अपॉन अर्जेंसी, चाहे वो इंजेक्शन से। अगर वो ठीक है तभी आपकी वो सारी चीज़ें ठीक आएंगी। इनफैक्ट कई अपने डीन और प्रोफेसर, जब मैंने उनसे ये बात कही, क्योंकि हमने इसको डॉक्यूमेंट किया, इसका पार्ट पेटेंट भी किया कि इसका जो इम्पैक्ट है कि हार्ट के लिए हाउ मच हीमोग्लोबिन इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन सारी ऑक्सीजन लेके हार्ट को जाता है। तो अगर ऑक्सीजन, मेन ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज हैं जो कि अपने मेटाबॉलिज्म करते हैं, अगर उनमें ग्लूकोज कम में है या ग्लूकोज बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रही, जैसे डायबिटिक में हो जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन कम है और वो हीमोग्लोबिन कम से ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है, हार्ट वीक भी हो गया, डायलेट भी हो गया और उसके वैल भी लीक करना शुरू कर जाते हैं। तो हमने देखा कि एक 10-15% इंजेक्शन फ्रैक्शन वाला, जब उसको हमने हार्ट फेलियर वालों को ट्रीट इंटीग्रेटेड मैनर से किया और ये दिया, तो इंजेक्शन फ्रैक्शन 35, 40, 45 हो गया। ये सारे वर्ल्ड के लिए एक बड़ा मैजिक था। इनफैक्ट अब हार्ट फेलियर की एक डेफिनेशन ही बदल गई। तो कई लोगों को वैल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिलेक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज किसी का जैसे हार्ट वीक 20% हुआ, वो 6 महीने में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो वो एक इंडिकेशन ट्रांसप्लांट की बन जाती थी। तो मैं ये अपनी नेशनल इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी दूसरी कॉन्फ्रेंसों में हर जगह ये इसको मैंने एडवोकेट किया कि ऑलवेज बिल्ड द हीमोग्लोबिन टू नॉर्मल। और ये एक इतना कंसेप्ट है कि इससे हार्ट स्ट्रांग रहेगा और जो इनएडवर्टेंटली मिस्टेक हो जाती हैं वो नहीं होंगी। कुछ मेरे प्रोफेसर डीन, जो कि मैं जब उनको मैंने बताया तो उन्होंने बोला यार अगर आपने ये पहले बताया होता हम तो वो ना करते। तो चलो, अब आपने बता दिया कि हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर दो बहुत ज़रूरी हैं कि जो सही होने चाहिए। तो हमारे दर्शकों को एक बार बता भी दीजिए कि कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए और कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए और कैसे कैसे आपको चेक करते रहना इनको। बेसिकली जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 15 to 17 जो अडल्ट मेल में और 14 to 16 इन फीमेल्स। और जैसे कि बच्चों में इसकी ज़्यादा होता है, 1 ईयर पे, 3 ईयर्स पे, 5 ईयर्स पे, तो इसकी रेंज इससे भी ज़्यादा है। उसके लिए एक चार्ट है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों में हीमोग्लोबिन मेंटेन करना चाहिए। और जैसे एल्डरली हैं या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, इनमें टेंडेंसी होती है हीमोग्लोबिन फॉल करने की बिकॉज ऑफ एज, बोन मैरो कम काम करती है। तो इनमें हमें बड़ा पर्टिकुलर रहना चाहिए कि इनको डाइट प्लस ड्रग्स प्लस सारी चीज़ें दे के इनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रखें। तो ये एक हीमोग्लोबिन एक नई आर्ट एंड न्यू फाइंडिंग है कि जो कि एक रेवोल्यूशन टाइप ला रही है कि अगर प्रोटीन भी अच्छे हैं बॉडी में, सीरम एल्ब्यूमिन अच्छा है, तो ये दोनों मिलके अपने हार्ट को भी ठीक रखते हैं प्लस ब्लड सप्लाई भी ठीक रखते हैं। इवन ड्यूरिंग कोविड जो था हमारा, कि जो कोविड वाले पेशेंट हैं उनका HB ऊपर रखो, उनका सीरम एल्ब्यूमिन ठीक करो, तो वर्ल्ड में जो एल्ब्यूमिन की यूज़ है ये $बिलियन बढ़ गया और कई पेशेंट सेव हो गए। जैसे कि एक तो था कॉर्नी में थ्रोम्बोसिस कोविड का, जो लंग्स में थ्रोम्बोसिस, जो कि हमने पहले बड़ी शुरू में एडवोकेट कर दिया था, और बाद में ये सारे वर्ल्ड को जब ऑटोप्सी आई तो सेम फाइंडिंग आई, तो उससे जो मोर्टेलिटी 22% थी कार्डिक पेशेंट की वो 5% हो गई, फिर 1% हो गई। तो एक ये था कि
और मोर्टेलिटी उनमें हुई जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 से नीचे था, उनमें ज़्यादा हुई। जो 12.5 या 13 से ऊपर था उनमें मोर्टेलिटी नहीं हुई। मीन्स कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे हैं, आपका हार्ट ठीक है। तो एक किस्म का ये अगर हम सारे अच्छा रखेंगे तो हार्ट डैमेज होने के चांस भी कम हो जाते हैं और बीमारियों से लड़ने, प्लस अगर बाई खुदा न खास्ता कोई भी ऐसे लंग्स हार्ट की प्रॉब्लम जो दूसरी होती है तो वो हार्ट पे एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया कोविड का, तो कोविड के दौरान कहा गया था कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको कोविड का रिस्क ज़्यादा है। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है? और हमने तो पीछे देखा कि बहुत सी मौतें भी हुई कोविड के कारण, और आजकल फिर हमें कोई ना कोई कहीं कोविड के कुछ केसेस मिल रहे हैं। तो किस तरह हमें इन दोनों से बचना है आने वाले समय में? बेसिकली ऐसा था कि हार्ट पेशेंट्स को कोविड का क्यों था, बिकॉज ये जो इन्वॉल्वमेंट थी ये एक्चुअल में कॉर्नी प्लस लंग्स की ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन रहे थे, जो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, प्रोकोगुलेंट स्टेट और डिसेमिनेटेड इनमें एकदम थ्रोम्बस बन रहा था। और जो पेशेंट इमीडिएटली गिर के इनको कन्वर्शन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो रहे थे और विद इन सेकेंड दे वर डाइंग। तो ये था कि जो हार्ट वाले पेशेंट हैं उनमें क्लॉट की टेंडेंसी हाइपरटेंशन में है, जिनके पहले ही थोड़े क्लॉट हैं, ब्लॉकेजेस हैं, या फिर जिनका हार्ट पहले ही वीक है, उनमें अगर कोविड होगा तो उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ये हार्ट वाले पेशेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर था जो कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों को बढ़ा रहा था। रही बात कोविड के, जैसे कि हमें आजकल फिर बढ़ने लगा है, दो दिस वेरिएंट इज नॉट वेरी दिस वन सीरियस, बट क्या होता है कि जब ये म्यूटेशन होती रहती है, पता नहीं कौन सा वेरिएंट कितना विरुलेंट हो जाए, तो प्रिकॉशन जो है वो इतनी लेनी चाहिए कि हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये कोई वेरिएंट आगे किसी म्यूटेट होके किसी भी ऑर्गन में कोई ज़्यादा डैमेज ना कर जाए। अभी तो जैसे कि इंडिया में XBB 1.16 चल रहा है और 50 to 60% केसेस में है, बट वी डोंट नो कि आगे 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में क्या म्यूटेशन हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा बहुरूपी म्यूटेशन चेंज करता रहता है। तो इसलिए हमें प्रिकॉशन पूरी लेनी चाहिए। और जैसे कि क्राउडेड प्लेसेस में है, अपने हार्ट को बचाने के लिए, दूसरों के बचाने के लिए क्राउडेड प्लेसेस में जो कार्डिक पेशेंट वो ना जाएं, और मास्क जो है सिंपल मास्क ही लगाएं, क्योंकि दूसरे मास्क में भी हार्ट फेलियर के पेशेंटों में मैंने देखा कि उनको सांस भी नहीं आता, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जो दूसरे मास्क N95 बिल्कुल वो है। मेरे ख्याल से जो सिंपल मास्क लगाए जाएं और प्रिकॉशन ली जाए, प्लस जैसे कि है कि गार्गल्स का एक बहुत अच्छा है, चाहे वो वार्म सलाइन गार्गल्स हैं या कोई एंटीसेप्टिक गार्गल्स हैं, बीटाडीन और एंटीसेप्टिक, अगर वो करते रहे कार्डिक पेशेंट्स जो एल्डरली हैं, जिनमें मच रिस्क फैक्टर कैंसर के हैं, डायबिटीज़ के हैं, तो वो एक किस्म का इससे वायरस लोड कम हो जाएगा। इवन कहीं एक्सपोजर हो भी जाए तो वो फ्रैंक कोविड में नहीं जाएंगे, माइल्ड सिम्टम से निकल जाएंगे। और एक अपने नोज़ को, थ्रोट को, इसकी बेस्ट हाइजीन रखें तो ये एक बच सकता है। और सेकेंडली डिफरेंट लेवल पे स्क्रीनिंग है, जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट है और कुछ केसेस में RT-PCR। रैपिड एंटीजन जैसे बहुत इसका अब यूज़ बढ़ा देना चाहिए, जहाँ भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जहाँ ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, वहाँ इनको इमीडिएटली पिकअप करके पेशेंट आइसोलेट करने चाहिए ताकि ये चेन टूट आगे बढ़े ना। डॉक्टर साहब, एक मेरे जहन में और सवाल आ रहा था, आपके PGI में तो बहुत से पेशेंट्स भी आते होंगे कि हमारे यंगस्टर्स, पहले किसी भी 30-40 की उम्र में बहुत कम लोगों को कुछ हार्ट की समस्याएं हुआ करती थी, लेकिन आजकल सुनने में आता है कि यंगस्टर को एकदम से हार्ट प्रॉब्लम हुई और उसको हार्ट अटैक आ गया। इस सब का क्या कारण है? बेसिकली जैसे था कि डेवलप्ड कंट्री में और अदरवाइज जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है जो 6-7 डिकेड में होती थी, हमारे में जो हमने पहले देखा था वो 5th डिकेड में मैक्सिमम थी, बट नाउ विद पोस्ट कोविड ये 3rd-4th डिकेड में भी काफ़ी हो गई हैं। पहले कम होते थे, कोई जैसे 30 to 40 में, जब 40 to 50 में वो नंबर थोड़ा कम होता था, बट आजकल
40 to 50 में और 30 to 40 में भी पेशेंट आ रहे हैं, एक्सेलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है। और जो सडन कार्डिक डेथ, जैसे आपने बताया कि यंगस्टर कई चलते हुए, गाना गाते हुए या किसी पार्टी में या किसी में एकदम सडन डेथ हो रही है, वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच रहे, वो यही है कि उनकी बॉडी में एक प्रोकोगुलेंट क्लॉटिंग टेंडेंसी बहुत बढ़ चुकी है, और इतनी बढ़ चुकी है कि सडनली अगर वो डिहाइड्रेट होते हैं या ओवर एक्टिविटी कर लेते हैं या कोई और रीज़न से, तो एकदम क्लॉट बन रहे हैं, जो कि मेजर आर्टरी में जब क्लॉट बनता है और बड़ी प्रॉक्सिमल में, तो सडन एकदम डेथ हो जाती है। तो वो पेशेंट का यही है कि वो सारे प्रिकॉशन भी लें, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखें और अपनी स्क्रीनिंग कराएं और ओवर एक्सर्शन ना करें, वही एक ओवर एक्सर्शन का। और सेकेंडली, अब सेंटर से प्लस अदरवाइज अब स्टडीज़ भी शुरू लगी होने कि पुराने पेशेंटों को प्लस आगे हम सारे इनको रिस्क फैक्टर को देखें, ब्लड की देखें और ट्रेंड्स देखें, स्टडी करें कि भाई क्या ये रीज़न है, क्यों ये हो रही हैं। पर जैसे मैंने बताया कि जो भी हाई रिस्क हैं उनको एस्पिरिन और स्टैटिन वो एक लाइफ सेविंग हो सकते हैं, अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज़ कंट्रोल, फूड अच्छा लें, फ्रूट वेजिटेबल सैलड ज़्यादा लें, एडिक्वेट हाइड्रेशन लें, अपनी स्ट्रेस कम रखें वर्क को। और एक बड़ा ये है कि बेसिकली कुछ कंट्रीज़ में जो हैप्पी कंट्रीज़ हैं उनमें 5 डेज ए वीक है। आई थिंक इंडिया में भी अभी शुरू हो जाएगा, इस पे स्टडी भी होंगी कि 5 डेज ए वीक, और उसमें जो बॉडी एनर्जी है वो भी ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी भी और दूसरा भी। और सेकेंडली जो सैटरडे संडे हैं उसमें अगर हम एमरजेंसी को स्ट्रेंथन कर दें और 25% ऑफ जो स्टाफ है वो वंस और ट्वाइस ए मंथ एमरजेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो एक बड़ा बैलेंस बन जाएगा। और इससे जो आउटपुट है एनर्जी प्लस एफिशिएंसी प्लस बॉडी की ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये प्लस बंदों को सैर करने के लिए ये सफिशिएंट टाइम भी होगा। अदरवाइज मैंने देखा जो सर्विस करते होते हैं कई बार उनको टाइम ही नहीं लगता, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो जजेस है, चाहे वो एनी सेगमेंट। बहुत ज़रूरी है इसका मतलब कि हम अपने लिए कुछ समय निकालें, सही खुराक खाएं, कुछ वर्जिश करें और अपना ध्यान रखें, अपने दिल को तरोताज़ा रखें, दिल को यंग रखें और हम एक स्वस्थ जीवन जिएं। डॉक्टर यशपाल, आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आए और आपने दिल की बातें की, दिल के स्वस्थ रखने के लिए तरीके बताए और किस तरह हम अपने दिल की बीमारियों से बच सकते हैं उसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।